जय हिंद दोस्तों, दिस इज बहादुर लोधी फ्रॉम फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए संपूर्ण भारत का इतिहास। और दोस्तों आज की इस मैराथन क्लास में हम प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, जो सेकंड क्लास रहेगी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर रहेगी, ये भी बिल्कुल मैराथन रहेगी। और जो थर्ड क्लास रहेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास पर होगी, ठीक है। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बताइए सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है क्रिस्टोफ सेलियरस के लिए। नेक्स्ट है, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता। ओके। नंबर 4th क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है ये हेरोडोटस ने लिखी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म ग्रंथों को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ओके। हम बात करें कि सबसे नया वेद कौन सा है? नवीनतम वेद, तो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया है। और वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है वेद व्यास के लिए। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ओके। बताइए वेद व्यास के द्वारा रचित 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में यदि हम बात करें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋचाओं की संख्या है ऋग्वेद में 10,462। ओके। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में की जो ऋचाएं हैं इनको पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं होत्र। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना करी गई। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? सबसे पहले याद रखना गायत्री मंत्र का जो संबंध है ये ऋग्वेद से है, ठीक है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल से है? तो तीसरे मंडल से, ठीक है। और तीसरे मंडल की रचना जो है ये विश्वामित्र के द्वारा करी गई। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्य शब्द का संबंध किससे है? तो अगन्य शब्द का संबंध है गायों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का। ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? तो इंद्र देवता को सबसे शक्तिशाली और सर्वमान्य देवता माना गया है। इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं जो हैं ये भगवान इंद्रदेव की स्तुति में ही हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं अग्नि देवता के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं इंद्र देवता के लिए। कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं। ओके। ऋग्वेद में ऐसी कन्या को क्या कहा गया है जो आजीवन
अविवाहित रहती हैं। तो आमाजू ऐसी कन्याएं जो कि पूरी लाइफ शादी नहीं करती। ठीक है। अस्तोमा सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। बताइए ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? तो वेदत्रयी में 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? आयुर्वेद। ओके, और आयुर्वेद की रचना किसने करी है? तो धन्वंतरि ने आयुर्वेद की रचना करी है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ओके, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद में। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदाद्र कहते हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य यानी कि कविता में भी है और ये पद्य में भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? तो नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषयों का प्रतिपादन किया गया है? कर्म कांड का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ। अंधविश्वासों, जादू टोनों, रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि अथर्वा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्वा ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद्य हैं? तो 731 मंत्र हैं और पद्य कितने हैं? तो 6000। ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खिल कहा जाता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है मनु स्मृति। ओके, हम बात करें कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में दिया गया है? पुराणों में दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है विष्णु पुराण में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, यदि आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, और यदि आपको टॉपिक वाइज साइंस पढ़ना है, तो अभी मेरे द्वारा 2 ई बुक लॉन्च करी गई हैं। एक तो करंट अफेयर्स की ई बुक जो कि अपडेट ई बुक मिलेगी आपको, आप कभी भी इस ई बुक को बाय कर लीजिए। और दूसरी जो ई बुक है ये सामान्य विज्ञान की यानी कि जनरल साइंस की ई बुक है। इसको टॉपिक वाइज हमने डिवाइड किया है। तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री मिल जाएगा आपको, फिजिक्स मिल जाएगा और बायोलॉजी मिल जाएगा। और इन दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या फिर ई बुक को बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। नंबर क्या है? 9630 82 94 64। ठीक है, ये जो हमारा नंबर है ये फ़ोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। और यदि आप इस नंबर पे पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद यदि पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पर ही। ओके, या फिर आपको इन दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप कहीं से भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। बताइए आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पुराण से। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है वायु पुराण में। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है?
मनुस्मृति को माना जाता है। वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेदांग का अर्थ समझने के लिए और सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है और ज्योतिष है। वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ओके, हम बात करें ऋग्वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। बताइए उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना करी गई है? तो रामायण और महाभारत जो 2 प्रमुख ग्रंथ हैं इनकी रचना करी गई उत्तर वैदिक काल में। रामायण की रचना करी गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और महाभारत की रचना करी गई महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 विधि से ये पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के लिए। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, ठीक है, किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन की। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया? सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। दोस्तों यदि आप केवल ऑडियो ही सुनते हैं तब भी आप 2-3 बार यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया इंसान ने। मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया? तो आग का आविष्कार मनुष्य ने किया पुरा पाषाण काल में। ओके, और भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी। कब करी? 1863 में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? याद रखना दोस्तों, पहिए का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? गाड़ी का पहिया कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ठीक है, तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज करी गई। ठीक है, और आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ये 2 हमेशा पूछे जाते हैं। तो आग का आविष्कार किया गया पुरा पाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि आग तो जो है सदियों से चली आ रही है। ठीक है, पुरानी चीज है। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार। चूंकि पहिया नया होना चाहिए, गाड़ी तभी अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। इसको ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर पक्की ईंटें पाई गई और नालियों वगैरह की व्यवस्था भी देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो सबसे प्राचीन स्थल है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। और मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो नामक स्थान किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक
और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां कालीबंगन का अर्थ होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये भी कालीबंगा से मिला। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना इनका मुख्य बिजनेस था। हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था? तो ईंटों से, पक्की ईंटों से घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासी किसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे? कपास का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, इसको बंदरगाह कहा जाता है, कौन सा था? तो लोथल और सुरकोटड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी लोथल गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है गुजरात का लोथल। यहाँ पर जितने भी मकान थे सभी का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था। ओके, बताइए स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? गुजरात में। किस स्थान से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तर में है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो ये है दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। और सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कौन सा है? मकराना, ये बलूचिस्तान में स्थित है। मापतौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो ये लोथल गुजरात में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। सिंध का बाघ या फिर नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाघ कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, याद रखना, ये पूछा ही जाता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल का। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित
युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक के लोग कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दैमावाद से प्राप्त हुआ है, और दैमावाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिप की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो पशुपति शिप की जो मोहर है इसमें बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का अंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो मनके बनाने का जो कारखाना है इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहुदड़ो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में हम बात कर रहे हैं, राखीगढ़ी, और ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय टिन और तांबा का आयात किन देशों से किया जाता था? तो टिन और तांबा का आयात जो है ये अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराकोटा कहते थे। और लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो में। और याद रखना ये जो विशाल स्नानागार है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। जो कि खेती के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बनमाली से प्राप्त हुए हैं। और ये बनमाली जो स्थल है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बनमाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, रंगपुर, धौलावीरा नामक स्थल किस राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल, रंगपुर और धौलावीरा ये गुजरात में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये पशुपति की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे का आयात किस देश से किया जाता था? तो ये भी ईरान से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय। उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं चलती थी। ठीक है, तो क्रय विक्रय का माध्यम था वस्तु विनिमय। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? 3 प्रकार प्रचलित थे समाधान के। सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना करी? बौद्ध धर्म की। और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं ये शाक्य वंश से थे, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया, और पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध 16 वर्ष की आयु में किससे विवाह इन्होंने कर लिया था? तो यशोधरा से इन्होंने विवाह कर लिया था। और यशोधरा और गौतम बुद्ध से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर कर रहे थे तो कितने दृश्यों को क्रमशः इन्होंने देखा? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में घूम रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा, एक बीमार व्यक्ति इन्होंने देखा, एक शव को देखा, लाश, ठीक है, और एक सन्यासी व्यक्ति को इन्होंने देखा। इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर
कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जब भगवान गौतम बुद्ध ने, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इन्होंने घर त्यागा, ठीक है, तो घर को त्यागने की घटना बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलार कलाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनको वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने जाने लगे? तो अब सिद्धार्थ जो हैं अब कहलाए महात्मा बुद्ध, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इस घटना को कहा जाता है संबोधि। ओके, वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइए, जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया कहलाया वो स्थान। और ये कहाँ पर है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं इन्होंने श्रावस्ती स्थान पर। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक इनके घोड़े का नाम था। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 483 ईसा पूर्व और कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? शरीर त्यागने या फिर इनकी मृत्यु होने की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ओके, ये जो घटनाएं हैं, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की घटना है, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया वो घटना, इनकी मृत्यु की घटना किस नाम से जानी जाती हैं ये जरूर पूछा जाता है। ओके, तो इनको नोट डाउन आप कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार का संग्रह किसमें है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत से संबंधित संग्रह को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूत्र पिटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक में क्या संग्रहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्नोत्तर क्रम और दार्शनिक का सिद्धांत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखना, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा भिक्षुक इनको कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? तो यदि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए कोई बौद्ध धर्म अपना लेता है तो इनको उपासक कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपसंपदा या फिर प्रवेज्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ पर? तो वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में 72 ईसा पूर्व और कुंडलवन में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट जाता है? तो 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं और 4 बौद्ध संगीति के बाद में
जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बट जाता है, एक हीनयान धर्म और दूसरा महायान धर्म। ओके, बताइए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा कला शैली में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस शैली में बनाई गईं? तो गांधार शैली में सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियां बनाई गईं। बुद्ध के अनुसार किस मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त हो सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करके निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार। बताइए तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें वर्णित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जातक कथाओं में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। ओके, और गौतम बुद्ध का जन्म प्रतीक क्या है? कमल और सांड। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पद चिन्ह। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को किस में रखा गया है? स्तूपों में रखा गया है इनके शरीर के अवशेषों को। ठीक है, अब बताइए ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म की हम बात कर लेते हैं तो ऋषभदेव जो हैं ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म का दो बातें पूछी जाती हैं, एक जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी? ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, ये जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के सिद्धार्थ। और ये किस कुल के सरदार थे? तो ये ज्ञातृज्ञ कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी दोनों ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। इन दोनों ई बुक के अंदर बेस्ट तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा, सिलेक्शन वाला कंटेंट मिलेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, फटाफट से इन दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन अपनाया था 30 वर्ष की आयु में और अपने भाई से इन्होंने अनुमति ली थी। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद को किन नामों से जाना जाता है? तो जिन या फिर विजेता, आर्यत, इसको पूज्य कहा जाता है, निर्ग्रंथ, इनको वंदनहीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो याद रखना इन्होंने अपने जो उपदेश हैं ये प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, और बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल, जो कि इनका दामाद था वो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। ठीक है, ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी और ये पहली जैन भिक्षुणी मानी जाती हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो ये अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित किन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बताइए महावीर के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता है? इनको गणधर कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 गणधरों में बांटा था महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को। बताइए महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्य सुधर्मा। स्वामी महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 72 वर्ष की आयु में और 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। बताइए द्वितीय जैन संगीति कब और कहाँ हुई? 512 ईसा पूर्व वल्लभी में और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति होती है। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कहलाए दिगंबर। ठीक है। ये नग्न रहते हैं। जैन धर्म आप लोगों ने 2 टाइप के इनके मुनि जी देखे होंगे। एक आप लोगों ने देखे होंगे जो नग्न रहते हैं। ठीक है। और दूसरे श्वेत वस्त्र धारण जो किए रहते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं और जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्पसूत्र की रचना करी भद्रबाहु ने। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर और महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो इन्होंने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। बताइए जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। स्यायवाद, अनेकांतवाद और थेरवाद के सिद्धांतों का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वसुदेव श्री कृष्ण जो हैं ये भागवत धर्म के संस्थापक थे। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण से मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतार हुए थे, इसका वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी दूत ने वसुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेलियोडोर। हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त संतों को क्या कहा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नए नार कहा गया। भगवान विष्णु से संबंधित संत क्या कहलाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलवार। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मखली पुत्र। ठीक है, गोसाल। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साहब जो हैं ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। ठीक है, इसमें 114 अध्याय हैं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभक्त हो गया था? तो जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभक्त हो गया, एक शिया और दूसरी सुन्नी। ठीक है, 2 पंथों में इस्लाम धर्म विभक्त हो जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित हो जाता है? तो 6ठी शताब्दी में जो भारतवर्ष है ये 16 महाजनपदों में विभक्त हो जाता है। 16 महाजनपदों का जो सबसे पहले उल्लेख है ये मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, और ये अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है?
किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इसी में 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले मिलता है। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो गांधार जो जनपद है ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद। ओके, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। और मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, कब? 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अपने किस राजवेद को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो जीवक को भेजा था बिंबिसार ने कि महात्मा बुद्ध की सेवा कीजिए, आप जाइए। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया था। बताइए, बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था? तो अंग राज्य को जीता था इन्होंने। बिंबिसार को किससे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ? तो इन्होंने कौशल राज की पुत्री महाकौशला से शादी करी और इनको काशी प्रांत जो है ये दहेज में मिला था। ठीक है, हर्यक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार की हत्या किसने करी थी? उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने, और 492 ईसा पूर्व बिंबिसार की हत्या कर दी। ओके, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कुड़िक नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने किस राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया? तो इसने वैशाली को पराजित किया था और मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने करी? उसके ही पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी 461 ईस्वी में। और उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो फिर ये जो उदयन है ये मगध की गद्दी पर बैठा 461 ईसा पूर्व में ही। गंगा और सोन नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना करी थी? तो उदयन ने, याद रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। ठीक है, और अब पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना। उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। ठीक है, ये जो हर्यक वंश का आखिरी शासक था। और मैंने बताया था पहले कि हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी। नेक्स्ट, पितृहंता यानी कि पिता की हत्या के नाम से मगध के किस वंश को जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हमने पढ़ा कि हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने। बिंबिसार को उसके पुत्र ने मार दिया। ठीक है, फिर उसके पुत्र को उसके पुत्र ने मार दिया। यही पूरा चलता रहा। ठीक है, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके ही सेनापति शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग ही शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर अपनी राजधानी किसे बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया वैशाली के लिए। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। ठीक है, तो कालाशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति होती है? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। कब हुई थी? 383 ईस्वी में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना करी? तो शिशुनाग वंश का अंत करा महापद्मानंद ने और इसने फिर नंद वंश की स्थापना करी। ओके, किस नंद शासक ने कलिंग प्रदेश को जीता और एकराट की उपाधि धारण करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच में हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था? याद रखना,
हाइडेस पीच का युद्ध जो है ये सिकंदर के बीच में और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। किस नदी के तट पर हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है, और झेलम नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को बितस्ता नाम से जाना जाता है और इसीलिए हाइडेस पीच के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बितस्ता को, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था और झेलम नदी का दूसरा नाम है बितस्ता। ओके, तो हाइडेस पीच युद्ध को बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरयकस जो है ये सिकंदर का जल सेनापति था। अभी ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, सिकंदर का जल सेनापति। और बच्चे बोल रहे थे कि सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बेसिक से लगाकर और एक नेक्स्ट लेवल तक, ठीक है, हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैंने कोशिश यही की है कि जो फालतू का कंटेंट है वो हमारे लेक्चर में ना आए, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, बताइए, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना करी? तो मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने और 322 ईसा पूर्व। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये 3 नाम हैं। चाणक्य के द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है? याद रखना, ठीक है, तो ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है। ये अर्थ यानी कि पैसों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया अगले क्वेश्चन में। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कुल का बताया गया है। ठीक है, विरसल क्या कहलाता है? निम्न कुल में उत्पन्न। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की गई है? तो याद रखना, जो प्रिंस पुस्तक है ये मैकियावेली के द्वारा लिखित पुस्तक है और जो चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो दोनों की तुलना करी गई है। ओके, याद रखना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको पण कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। बताइए, सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया? तो जो सेल्यूकस है इसकी एक पुत्री थी कार्नेलिया। ठीक है, और सेल्यूकस जो है ये चंद्रगुप्त से पराजित हो गया था, तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यप्पियानस ने। किसने किया है? यप्पियानस ने वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां पर हुई? तो 298 ईसा पूर्व और श्रवणबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों को त्यागा? तो इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, अपने प्राणों को त्यागा। और ये जो विधि है ये जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्यागने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलेखना। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का अगला शासक कौन बना? बिंदुसार। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बना। बिंदुसार का शासन कब से कब तक रहा? तो 298 ईसा से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अमित्र घात कहा जाता है, यानी कि इसको शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है।
जैन धर्मों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सहसेन कहा गया है बिंदुसार को जैन धर्म में। अब बताइए बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी राजदूत आया? तो डायमेकस आया था। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनोसिस को भेजा था। ठीक है, बताइए मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आटविक कहा जाता था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बताइए बिंदुसार का कौन सा पुत्र मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी बना? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक जो है फिर अगला उत्तराधिकारी बना। अशोक कब मगध की गद्दी पर बैठा? तो 269 ईसा पूर्व। मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये भी कई बार पूछा गया है, ये उज्जैन का राज्यपाल था। अभिलेखों में सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि दी गई है? देव नाम प्रिय की उपाधि दी गई है अशोक के लिए। ओके, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन के नाम से। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाब्रू अभिलेख में। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक ने 14 शिलालेख स्थापित किए। अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पादरेटी फेनथिलर ने अशोक के शिलालेखों का पता लगाया। कब लगाया? तो 1750 ईस्वी में। बताइए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? अलग अलग बातें हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया? तो ये लगाया है पादरेटी फेनथिलर ने। ठीक है, और सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता किसको मिली है? जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, कब सफलता मिली? तो 1837 में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने किस घटना के बाद में युद्ध नीति का त्याग किया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? 13वें अभिलेख से। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करने के बाद किस धर्म को अपनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने दी थी? उपगुप्त ने। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में अशोक को किस धर्म का अनुयायी बताया है? तो याद रखना, सबसे पहले पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की रचना किसने करी? कल्हण ने। ठीक है, और इस रचना में कल्हण ने अशोक को क्या बताया है? किस धर्म का अनुयायी? शैव धर्म का अनुयायी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही शुरू किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ओके, अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमायन। सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया। सांची के स्तूप कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। बताइए अशोक की मृत्यु कब और कब हुई है? तो 232 ईसा पूर्व हुई है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहदित की हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदित की हत्या करी थी। बताइए मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना किसने करी? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही करी। शुंग काल में किस धर्म का उदय और विकास हुआ? तो वैष्णव धर्म का विकास और उदय हुआ शुंग काल में। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उन यज्ञों का पुरोहित कौन था? तो पतंजलि जो है 2 यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग ने करवाए तो दोनों यज्ञों का पुरोहित था। महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना करी किसने? पतंजलि ने। और भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया था? तो इसने मिनाडर को हराया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने करी थी? उसके ही सेनापति वासुदेव ने। और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किस राजवंश की स्थापना करी? तो कण्व वंश की स्थापना करी वासुदेव ने। और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा जो है
ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके किसने सातवाहन वंश की स्थापना करी? सुमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना करी। सातवाहन जो शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिष्ठान। कहाँ पर स्थित है ये? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण करी थी। बताइए सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली शासक था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन थी संस्कृत, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? तो शीशे की जो मुद्रा थी ये चलन में थी सातवाहनों के समय में। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु पुराण में। अब बताइए ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ किन शासकों ने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर मिलता है? तो मैंने बताया कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नाम अंकित मिलता है। अमरावती शैली किन शासकों की देन है? सातवाहन शासकों की। सातवाहन वंश के समय की सामाजिक प्रणाली कैसी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्र सत्तात्मक प्रणाली थी। बताइए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने करी? तो ये भी चंद्रगुप्त प्रथम ने करी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया? याद रखना कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी राजकुमारी, और इनसे विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका कौन सा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा? तो समुद्रगुप्त ये राज सिंहासन पर बैठा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इन पे आप विशेष फोकस करिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन किसने कहा इसको भारत का नेपोलियन? विलियम ए स्मिथ ने। आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा गया? भारत का नेपोलियन। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? यह भी समुद्रगुप्त को कहा गया। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु भगवान का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक राजगद्दी पर बैठा? तो फिर आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, हम बात करें कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद कौन सी उपाधि धारण करी? तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। दिल्ली में स्थित मेहरौली स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था? तो किसके दरबार में थी 9 विद्वानों की मंडली?
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है, और इनको नवरत्न कहा जाता था। कालिदास धनवंतरी किस गुप्त शासक के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही शामिल थे कालिदास और धनवंतरी, ठीक है, और नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, इसकी स्थापना किस गुप्त शासक ने करी थी? तो कुमारगुप्त ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर आकृति की रजत मुद्राएं किसने चलाई? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने चलवाई। कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक के समय हूणों ने भारत पर सर्वाधिक आक्रमण किए? तो दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए। ओके, बताइए हूणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि। ओके, किस गुप्त शासक ने गिरनार पहाड़ पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। और किस महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ का संबंध गुप्त काल से है? तो आर्यभट्ट का संबंध जो है ये गुप्त काल से है। आप बताइए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश में जारी किए गए? गुप्त काल में। भीतरी स्तंभलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? स्कंदगुप्त से। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना किस काल में हुई? याद रखना विष्णु शर्मा ने 2 रचनाएं करी, दोनों प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी रचना करी? तो एक पंचतंत्र और दूसरी करी हितोपदेश, ठीक है, और ये किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन के बाद कौन सा वंश शक्तिशाली था? तो गुप्त वंश के बाद में कौन सा वंश शक्तिशाली हुआ? पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यभूति वर्धन ने, ठीक है। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? हर्षवर्धन। ओके, हम बात करें कि हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये राजगद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में, ठीक है। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्मन को, ठीक है। प्रभाकर वर्मन की कितनी संतान थी? तो 2 संतान थी, राजवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है, और एक पुत्री भी थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? राजश्री। तो टोटल संतानें पूछी जाती हैं तो 3 संतान आपको क्लिक करना है। और यदि पुत्र पूछे जाते हैं कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को ही कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक ने। ग्रहवर्मा की हत्या कर राजश्री को किसने बंदी बनाया था? मालवा के शासक देवगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस शासक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शशांक को हराया था किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है। और हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित, ठीक है। किसकी रचना है? हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, कई बार पूछी जाती है। बताइए नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने करी? तो हर्षवर्धन ने करी। ओके, अशोक द्वितीय अशोक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता था। प्रयाग के संगम पर कुंभ मेले का प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन
किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महायान शाखा को। ठीक है, किस शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया था? महायान शाखा को। आप बताइए हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकपाल। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किस हिंद यूनानी शासक ने किया? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था बैक्ट्रिया शासक डेमिट्रियस ने। ठीक है, कब? 190 ईसा पूर्व। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनांडर। मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागार्जुन से। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के साथ मीनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिलिंद पनाहो में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? तो पर्दा प्रथा भी हिंद यूनानियों की देन है। हिंद यूनानी शासकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यवन के नाम से जाना जाता है। हिंद यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो हिंद यूनानियों के बाद में आए थे कौन? शक। अब बताइए कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के। प्रथम शक राजा कौन था? मो था। और शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। और सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख किसने जारी किया? तो ये शक राजा ने जारी किया था। इसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, और ये शकों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके कौन सी संवत प्रारंभ करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शक शासक क्या कहलाते थे? तो क्षत्रप कहलाते थे। और पार्थियन मूलतः कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंदो फार्नेस। पार्थियन राजा गोंदो फार्नेस के शासनकाल के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन भारत आया था? सेंट थॉमस। भारत में पार्थियानों के बाद कौन भारत आए थे? तो पार्थियानों के बाद में कुषाण भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण चीन के गोबी प्रदेश में किस जाति से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूची व तोखरी जाति से। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कुजूल कटफिसेस ने करी थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में किस संवत को चलाया? शक संवत को। ये कई बार पूछा जाता है कि शक संवत को किसने चलाया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? पुरुषपुर को। ठीक है, या फिर इसको पेशावर कहा जाता था। और द्वितीय राजधानी इसने बनाया था कनिष्क ने मथुरा के लिए। नेक्स्ट है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक जो है ये कनिष्क का राजवैद्य था, जो कि आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। अब कनिष्क के राज कवि की बात करें कौन था? अश्वघोष। ठीक है, और बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने करी? तो अश्वघोष ने ही करी है बुद्ध चरित की रचना, और इसको बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म की कौन सी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविश्वास सूत्र की रचना किसने करी? तो वसुमित्र ने महाविश्वास सूत्र की रचना करी है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना करी। ये हमेशा पूछा जाता है। ओके, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब और किसने करी? दंती दुर्ग ने करी। और कब करी? 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था। हम बात करें कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं, इनका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा और एलिफेंटा की जो मंदिर हैं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने।
कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तेलप सेकंड ने। और राजधानी बनाई थी मान्यखेत के लिए। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो जयसिंह ने करी थी। ओके, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो हैं ये पुलकेशिन द्वितीय हुए हैं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो इसने परमेश्वर की उपाधि धारण करी। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी? विष्णुवर्धन ने। और देवगिरी के यादव वंश की स्थापना करी है भिल्लम पंचम ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? तो यादव वंश के रामचंद्र ने मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार करी। और ये कौन था मालिक काफूर? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना किसने करी? सिंह विष्णु ने। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जिसमें रथों की संख्या 7 है का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी और किस पल्लव के दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह वर्मन के दरबार में। याद रखना, जो 10 कुमार चरित्र है इसके लेखक कौन है? दंडी। ठीक है, और ये कहाँ पर रहते थे, किसके दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। चोल वंश की स्थापना किसने करी थी? विजयपाल ने। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी बनाया था तंजावुर के लिए। किस चोल शासक ने श्रीलंका में विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में मिलाया? राजेंद्र प्रथम ने। पंचायती राज का सिद्धांत किसकी देन है? चोल वंश की देन है। ठीक है, और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पुण्य और रन्न। ठीक है, ये जो हैं ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने। पाल वंश के सबसे महान शासक हुए धर्मपाल और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। बंगाल के सेन वंश की स्थापना किसने करी? सामंत सेन ने। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस सेन शासक के दरबार में रहते थे? याद रखना, गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, कश्मीर के लोहार राजवंश की स्थापना किसने करी? संग्राम राज ने। बताइए, लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। और कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर कौन सी रचना करी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी की रचना करी है कल्हण ने। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी? मालवा शासक नागभट्ट ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है मेहर सेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के समय बगदाद के किस यात्री ने भारत की यात्रा करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलमसुदी ने। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने और कब करी? चंद्रदेव ने। पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल वंश के किस शासक की पुत्री का अपहरण किया था? तो जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध, और ये 1194 ईस्वी में हुआ था। बताइए, चौहान वंश की स्थापना किसने करी? वासुदेव ने। ठीक है, और राजधानी बनाया था अहिच्छत्र के लिए। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी। ठीक है, त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये इसमें पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गौरी को हराया पृथ्वीराज तृतीय ने। बताइए, त्रायन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय को। चंदेल वंश की स्थापना कब और किसने करी? नन्नुक ने। चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने? यशोवर्मन ने। चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया था?
करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो राजा धंग ने केंद्रीय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है राजा भोज। सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था खटोली का युद्ध, और 1518 ईस्वी में। सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, और ये 1576 ईस्वी में हुआ था। ओके। सोलंकी वंश की स्थापना किसने करी थी? मूलराज प्रथम ने। और सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के किस राजा के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था? तो देखिए दोस्तों, सोलंकी वंश का राजा था, नाम था भीम प्रथम। ठीक है। और इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। बताइए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा मंदिर। और हम बात करें कि यह एक जैन मंदिर है। निर्माता कौन है? वास्तुपाल और तेजपाल, 2 भाइयों ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी प्राचीन भारत से क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगली मैराथन जो आपको मिलेगी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास की मिलेगी। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास की भी आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो और इसी प्रकार से आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आपको कंटिन्यू इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जीएस सभी पर मैराथन क्लास मिलती रहेंगी। मैराथन क्लास इसलिए मैं बनाऊंगा कि एक ही वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस बन सकता है वो आपको एक ही लेक्चर में मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने उन भाइयों के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दिल से और सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं। और इसी प्रकार से यदि आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको वीडियो यहाँ वहाँ सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ओके। और इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो हम बना चुके हैं, इसी क्रम में ज्योग्राफी के वीडियो हम बना चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी के मैराथन वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए। प्ले लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता, भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए, सबकी खूब सेवा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।